वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जरा सा थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नंबर कुछ कम आ रहे हैं बच्चों, तो ये एक सामान्य घटना है। और एग्ज़ाम के पहले डर लगना तो लाजमी है बेटा, सभी को डर लगता है एग्ज़ाम के पहले। और अगर ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम के पहले हमें कुछ आता नहीं है, भूल रहे हैं, है ना, और जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहता, और कभी कभी ये सब सोच सोच के आपका न्यू लाइट में हम लोग जो पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर एफएलटी, उसमें भी हमारे नंबर कुछ कम हो रहे हैं। तो बेटा जरा भी परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पेपर बना रहे हैं उन पेपर में आपको बेटा हर तरह से तैयार किया जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जरा भी अगर आपका थोड़ा बहुत पेपर अगर हमारा कम अच्छा हो रहा है तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करिए। आपने पूरी तैयारी की है और पूरे साल मेहनत की है, और उसका फल आपको 100% मिलेगा, और मुझे ये पूरा विश्वास है। और हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और इससे आप ये मान के चलिएगा कि पूरे साल की जो तैयारी है वो काम आती है फाइनल एग्जाम में। तो बच्चों, अगर एक दो पेपर में ऊपर नीचे भी हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग एक महा मैराथन सेशन लेने जा रहे हैं। उस सेशन में आपको बेटा हम लोग सभी लोग मिलकर आपको बेटा बहुत अच्छे अच्छे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कि जो आपको पढ़कर जाएं तो उससे फाइनल रिवीजन आपका एक बार हो जाए अच्छे से, कि सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। और आज के सेशन में मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा, और इनको छोड़कर नहीं जाना है। आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन फाइनली कभी कभी एनसीईआरटी से हमारे ब्लू कलर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है, हमारे सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, ये बहुत अच्छी जो तैयारी आप लोगों ने की है, तो उनमें फाइनल टच देने के लिए इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखिए। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो आज मैं एनसीईआरटी 11th का सेकंड पार्ट उठा रहा हूं, और एनसीईआरटी 11th का सेकंड पार्ट में जितने मुझे अच्छे एग्जाम्पल्स लग रहे हैं एक्सपेक्टेड, वो मैं आपको करा रहा हूं, और लगभग सारे हो जाएंगे। तो बेटा मेरा पहला एग्जाम्पल है ये, और स्टार्टिंग से आपको मिलेगा। तो पहले बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उसके बाद बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, और फिर एक यूनिट है वेव। तो ये तीनों के एग्जाम्पल्स आपको सीरियल से बुक में एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक, अगले बार से मैं पेज नंबर डलवा दूंगा, लेकिन इस बार आपका ये एग्जाम्पल नंबर 9.1, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज रेडियस ऑफ 10 mm। अब इन्होंने जो रेडियस दिया है, रेडियस जो दिया है वो आपको 10 mm दिया है, एंड लेंथ दिया है बेटा 1 मीटर। बेटा लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, है ना। तो अब एक बात समझने की यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों, कि आपको यहां पर जो रेडियस की वैल्यू गिवन है, रेडियस 10 mm, और आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर, एंड लेंथ इज गिवन 1 मीटर। फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज 100 किलो न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन। एंड फोर्स लगा के जब स्ट्रेच करते हैं वायर को, तो अलोंग इट्स लेंथ, तो हमारे पास स्ट्रेस फाइंड करना है। तो एक वायर है, वायर को फोर्स लगा के जब आप स्ट्रेच करते हैं, तो हमको बेटा फाइंड करना है कि कितना हमारी स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो बच्चों स्ट्रेस का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि ये वाला जो एरिया है, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखोगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन, एंड बेटा पाई, पाई का मतलब 3.14, और इंटू 10 की पावर आर की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻²। तो बेटा आप यहां पे क्या लिखेंगे, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका अप्रोक्स ये आंसर आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे गलत होगी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जितने एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को ये नहीं आते हैं, बट हम लोग फाइनली अपनी चीजों को रिवाइज करने के लिए इन एग्जांपल्स को जरूर करके जाएंगे। एलोंगेशन निकालना है एंड स्ट्रेन फाइंड करनी है। तो एलोंगेशन का मतलब होता है डेल्टा एल फाइंड करना है बच्चों,
और डेल्टा एल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, यंग्स मॉडुलस। दिस इज स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो मुझे लगता है कि हम लोग पहले स्ट्रेन ही निकाल लें, क्योंकि जब आपको स्ट्रेन पूछा गया है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो आप डेल्टा, आप इसके पहले बेटा आप यहां पे एक काम करते हैं, है ना, आप यहां पे इसके पहले, हाँ, तो इसके पहले आप यहां पे बेटा एक काम कर लेते हैं कि हम लोग अगर यहां पर स्ट्रेन फाइंड करें, स्ट्रेन फाइंड करें, तो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी बेटा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। तो आप इसको वाई से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जब आप वाई से डिवाइड करेंगे तो 3.18 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू दी पावर 11। तो बेटा दैट विल बी स्ट्रेन। और स्ट्रेन की वैल्यू एनसीईआरटी की बुक आपको बेटा दे रही है, एनसीईआरटी की बुक में स्ट्रेन की वैल्यू अप्रॉक्स 1 पॉइंट, दिस इज पॉइंट 1.59 10 टू द पावर -3, 1.59 10 टू द पावर -3, 1.59 10 टू द पावर -3। तो बेटा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। एक आखिरी बात निकालनी है, एलोंगेशन। तो डेल्टा एल कैसे आएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन इनटू लेंथ, स्ट्रेन इनटू लेंथ, दैट इज डेल्टा एल, राइट। तो स्ट्रेन इनटू लेंथ कर लेंगे तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें आप, और लेंथ दिया है 1 मीटर, तो आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू भी आ जाएगी बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन चेंज इन लेंथ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा इस जगह पर हम लोग एक काम करते हैं। चलिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, कॉपर वायर, है ना, कॉपर वायर। कॉपर वायर ऑफ लेंथ इज गिवन, कॉपर वायर ऑफ लेंथ इज गिवन, कॉपर वायर ऑफ लेंथ इज गिवन 2.2 मीटर and a steel wire of length is given 1.6 मीटर, both are of diameter, diameter तो सेम है भाई। तो ये आपका कॉपर का वायर हो गया, है ना, और एक दूसरा कलर का पेन, है ना। तो दूसरे कलर में हम लोग यहाँ पे ये वाला वायर हो गया आपका स्टील का वायर हो गया। अब बेटा पहले कॉपर वायर बोला है, बाद में स्टील वायर बोला है, 1.6, तो दैट इज 1.6 मीटर, है ना, और दिस इज 2 पॉइंट, है ना। तो आप लोग एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास ये आता है 1.2 मीटर, और स्टील वायर 1 पॉइंट, तो ये कॉपर है, ये स्टील है, तो आप यहाँ पे 1.6 मीटर, डायामीटर इज गिवन 3 mm, डायामीटर इज गिवन 3 mm, आर कनेक्टेड एंड टू एंड व्हेन स्ट्रेच बाय द कॉमन लोड एंड द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी, नेट एलोंगेशन निकालना है बच्चों। एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन में आता है डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। तो फाइंड आउट डेल्टा एल एलोंगेशन, तो दैट विल बी एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, है ना, कि यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करना है, और हमें दोनों, हम लोगों को बेटा यहाँ पे दोनों वायर में फाइंड करना है, यहाँ पे कितना एलोंगेशन टोटल हमको गिवन है। तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, और हमें निकालना है कितना लोड अप्लाई किया गया, राइट बेटा, हमको फाइंड करना है। देखो पहले निकालना है, पहले इन्होंने दिया है कॉमन, कॉमन एलोंगेशन, तो बेटा एक काम करते हैं, कॉमन एलोंगेशन कैसे पता चलेगा, कॉमन एलोंगेशन पता चलेगा एलोंगेशन इन कॉपर प्लस एलोंगेशन इन स्टील, आ गया। और कॉपर का एलोंगेशन कैसे पता चलेगा, कितना फोर्स लगाया है, बेटा फोर्स जो स्ट्रेच किया गया है वही आपको फाइंड करना है, यही लोड आपको फाइंड करना है, कितना फोर्स अप्लाई किया है आपको यही वाला बेटा फाइंड करना है वैल्यू। और बेटा देखिएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ निकालना है, एफ निकालना है, पहले फॉर्मूला पुट कर दे तो बेटर होगा। लेंथ ऑफ कॉपर
डिवाइडेड बाई वाई इंटू एरिया ऑफ कॉपर, क्योंकि डाया सेम दिया है बेटा, और प्लस आ जाएगा एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू एरिया। प्यारे बच्चों, एफ दोनों में सेम रहेगा, एरिया दोनों का सेम रहेगा, और लेंथ दोनों की अलग है, तो ये कॉपर की लेंथ है, दिस इज एरिया, दिस इज वाई ऑफ कॉपर, एंड बेटा लेंथ ऑफ स्टील, एंड बेटा यहां पर वाई ऑफ स्टील। यानी कि आपको कौन सी वैल्यू नहीं पता है, सब तो पता है, आपको सारी वैल्यू पता है बेटा। या आपको यहां पर देखिए देखिए, अगर आपको क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो यहां पर वाई कॉपर गिवन होगा, वाई स्टील गिवन होगा, है ना, तो इनकी वैल्यूज आपको बेटा दी जाएंगी। तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, एफ निकालना है। एरिया, एरिया का मतलब हो गया, एरिया का मतलब हो गया पाई डाया बाई 2 का होल स्क्वायर। तो पाई और डाया इज 3 mm, डाया हमको दिया है बेटा 3 mm का, तो 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, राइट। तो एरिया पता लग गया, तो आप लोग एरिया की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा एल, डेल्टा एल आपको पता है डेल्टा एल कितना है बच्चों, डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है आपको 0.70 mm। मैंने सारी चीजें एसआई में चेंज कर दी हैं। तो बेटा देखो डेल्टा एल मैंने पुट कर दिया, आप लोग क्या पुट करोगे, आप लोग एरिया पुट करोगे, ये वाला आप लोग एफ निकालना है, और आपको बेटा इनकी लेंथ मालूम है, इनकी बेटा लेंथ मालूम है। लेकिन कॉपर का और स्टील का यंग्स मॉडुलस एनसीईआरटी में, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी में कॉपर का यंग्स मॉडुलस बेटा, कॉपर का यंग्स मॉडुलस, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एनसीईआरटी में मैं आपको एनसीईआरटी से दे रहा हूं, कॉपर के लिए 1.1 10⁻11 दिया है, और बेटा स्टील के लिए 2.0 10⁻11 दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू मालूम है, सारी चीजें मालूम है, हम आराम से इसमें फाइंड कर लेंगे। हमारा आंसर अप्रोक्स 180 न्यूटन के आसपास आंसर आएगा। तो एफ की वैल्यू आ रही है 180 न्यूटन। तो अब क्या है बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको क्वेश्चन जब भी बेटा पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग किस फॉर्मूले से है ना। तो थोड़ा सा इस तरह से आप लगाकर जरूर देखिएगा, को डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा आज के इस सेशन से, है ना। अच्छा बेटा हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, बेटा आ जाते हैं अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा है, ये मैंने कई बार कराया है, जान पहचान वाला क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन में एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बच्चों, कि हमको यहां पर बोला है एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशियन और अबाउट 3000 मीटर, यानी कि समुद्र के हिंद महासागर, है ना। तो बेटा 3000 की गहराई है एच। और आपको पता है यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, और यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी होता है, समझिए। यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी आता है ना, डेप्थ की वजह से। अब कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। बच्चों एक्चुअली जब कभी बात लिक्विड की आती है और बात आती है वॉल्यूम चेंज करने की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होता है। यहां पे फाइंड करते हैं बल्क मॉडुलस माइनस का साइन, बल्क मॉडुलस माइनस का साइन चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, माइनस का साइन आएगा, डेल्टा पी आएगा, बल्क मॉडुलस आएगा, माइनस का साइन। इस बात को बताता है कि अगर हम प्रेशर की वैल्यू को ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा वॉल्यूम घटेगा। तो ड्रॉप दिस माइनस साइन, एंड बेटा हम इसके बाद इसको बस वैल्यू पुट करना है, हमें केवल वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू जब पुट कर लेंगे बेटा तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा। अच्छा एक सबसे बड़ी बात होती है कि बल्क मॉडुलस के इस फॉर्मूले में यू शुड टेक प्रेशर और चेंज इन प्रेशर। बेटा एक बात याद रखना सारे बच्चों, कि आपको यहां से यहां पर आने पर, यहां से यहां पर आने पर कितना प्रेशर चेंज हुआ, है ना। और जैसे ही प्रेशर अगर चेंज होगा तो आपका प्रेशर ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, तो वॉल्यूम घटेगा। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा डेप्थ पे जा रहे हैं। तो बॉटम पे जाने पर हमसे कह रहा है बॉटम पे जाने पर कितना वॉल्यूम का फ्रैक्शन चेंज हुआ, है ना। तो बच्चों
कितना डेल्टा पी आएगा? डेल्टा पी आएगा एच रो जी। ओके, ऊपर पी है, नीचे एच पी प्लस एच रो जी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए, बल्क मॉडुलस की वैल्यू, राइट। एक बात बताएं आपको, इन्होंने बल्क मॉडुलस दिया है कि नहीं दिया है? यस, एच दिया है, यस। रो वाटर का, पानी की डेंसिटी 1 × 10⁻, किलोग्राम पर मीटर। सारी वैल्यू तो पता है बाबू, निकल आएगा, है ना। तो अब वैल्यू रखना तो जरूरी नहीं है। 3000 मीटर हो गया, रो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1000, और बेटा जी की वैल्यू 10, और बेटा बल्क मॉडुलस की वैल्यू 2.2 पावर हमारी। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों आपको डब्बी नहीं देगा, बल्क मॉडुलस नहीं देगा, और पीवाईक्यू लगाओगे तो इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आ चुका है, और हो सकता है इस साल आपको यही मिल जाए, है ना। तो कौन जानता है कि, तो बेटा यहां पर कभी कभी आपसे हो सकता है डेल्टा प्रेशर और इंटू 1/b, और हो सकता है डेल्टा पी, और इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्रेसिबिलिटी भी दिया जा सकता है। पी वाई क्यू लगाएंगे तो एक बार क्वेश्चन आपका कंप्रेसिबिलिटी का आया है, तो कंप्रेसिबिलिटी दे देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करने में तो कभी कभी गलत हो जाता है। कंप्रेसिबिलिटी दे देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ओके डन। तो आई थिंक आपका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो मैं आपको आंसर बता दूं कितना आ रहा है, 1.636 10⁻²। दैट विल बी 1.36 10⁻², 1.36 10⁻²। और बेटा परसेंटेज कभी कभी निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। आई, तो नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि आप, और इस तरह का सवाल मिलेगा जरूर। देखो बेटा कह रहा है 2 वायर लिए गए, ओके। एक वायर ये वाला लिया गया है, ये वाला कौन सा वाला मेटल है बेटा? स्टील है, और दोनों का डाया, वन मेड ऑफ स्टील, अदर इज ब्रास। ये देखो ब्रास का है ना। अब कहते हैं लोडेड एज शोन इन फिगर, यहां पे इसको हमने हिंज पे लटका दिया है। फिर कहते हैं बेटा अनलोडेड लेंथ, मतलब आपकी ओरिजिनल लेंथ गिवन है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है प्यारे बच्चों, ओरिजिनल लेंथ। फिर कहते हैं बेटा क्या करना है, कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ द स्टील। तो बेटा हम बात करेंगे स्टील की, मेरे प्यारे बच्चों स्टील की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है y = F × L/Δ L/πr², और आपको डाया दिया है तो दैट विल बी πr²। एरिया तो डेल्टा एल आ जाएगा F × L/y × πr²। तो फ्यूचर डॉक्टर्स देखिए एफ की जगह पे क्या आएगा। अगर बात स्टील की लेंगे तो स्टील के लिए जो लोड लटकाया है यहां पर 4G लगेगा डाउनवर्ड, और एक और लगेगा। तो बच्चों यहां पे हमारा 10G मतलब 6G भी लगेगा। तो यहां पर दो वेट वर्क कर रहे हैं, 4G एंड 6G, तो कितना आ जाएगा? 10G आ जाएगा। ओके, यही बात तो डन करनी है। और बेटा L आ जाएगा, और बेटा आपके पास Y आ जाएगा, और बेटा आ जाएगा πr² आ जाएगा। मुझे लगता है सारे बच्चों को ये बात क्लियर है। डाया दिया है ना, तो ये डाया दिया है ना। तो पुट कर लेंगे 10 इंटू जी की वैल्यू 10, बेटा लेंथ आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू मैंने बोला ना स्टील है, तो स्टील के लिए आपको 1.1 10⁻11 दिया जाएगा। स्टील अगर है तो, अगर स्टील है तो स्टील के लिए आपको वैल्यू दी जाएगी बेटा, मैंने पहले भी कहा था। अच्छा, और बेटा एक बात बताएं आपको, यहां पर πr², तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई की वैल्यू पता है, आर की जगह पे आ जाएगा 0.25, और सेंटीमीटर को बदल देंगे हम लोग मीटर में। तो बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा लंबा है, बढ़िया है सवाल, अच्छा सवाल है। तो मेरी बात बताए समझिए कि आपको यहां पर यह पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एनसीईआरटी में जब ये आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आपको बेटा वहां पर, क्योंकि बुक लगाएंगे तो आपको ये यंग्स मॉडुलस और इनके लिए आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे जब बात करेंगे ब्रास के लिए और स्टील के लिए तो आपको बेटा यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है। स्टील के लिए वैल्यू होती है
2। स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस होता है 2, और ब्रास के लिए या कॉपर के लिए अप्रोक्स बेटा हम लोग ले लेते हैं 1.1। तो जो भी दिया जाएगा वैल्यू, मान लीजिए ब्रास की बात हो रही है, अब बेटा ब्रास रॉड की बात अगर हो रही है, तो ब्रास रॉड के लिए अगर बात हो रही है, तो ब्रास रॉड के लिए ये ब्रास रॉड इतनी लंबी है, ये ब्रास रॉड आपकी इतनी लंबी है बेटा। तो अब ब्रास रॉड आपकी जब इतनी लंबी है, 1 मीटर लंबी है, तो ब्रास रॉड यहां पे लटकाई गई है। तो ब्रास रॉड के लिए क्या होगा, केवल mg नीचे वर्क करेगा, यही तो F लगेगा। तो ब्रास के लिए डेल्टा एल, ब्रास के लिए एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ब्रास के लिए वाई इंटू पाई डाया बाई 2 का स्क्वायर, और ब्रास के लिए एफ की वैल्यू सिर्फ 6g आएगा, एल आएगा, और बेटा वाई ब्रास का आ जाएगा, और पाई डाया बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आराम से ब्रास के लिए भी फाइंड कर लेंगे। मैंने बोला ब्रास के लिए y कितना दिया है, तो सारी वैल्यू तो दी हुई है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहां पर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। 6 इंटू जी की वैल्यू पुट करिए, एल की वैल्यू ब्रास की 1 मीटर है, और यंग्स मॉडुलस अप्रोक्स हो सकता है 10 की पावर आपको ऐसे दे दिया जाए, और पाई की वैल्यू आप रख ही लोगे, और डाया बाई 2 कर लेंगे 0.25 बाई 2 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और आराम से कर सकते हैं। कभी कभी बताएं, कभी कभी इसमें पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन करके ए बी सी करके आपको उसमें रिलेशन दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में इस तरह का आया था, 2 तरह के वायर दिए थे जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए कुछ कांस्टेंट इस्तेमाल किए गए थे, पी क्यू आर एस करके, है ना। तो बेटा उसको जरूर लगाइएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन हमारा देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कहा है अगले क्वेश्चन में कि द टू थाई बोन्स फीमर, हाँ फीमर पता है ना आपको बेटा, एंड ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोर्ट अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मास दिया है 40 kg, और एवरेज प्रेशर फाइंड करना है। भाई ये क्योंकि ब्लू कलर का एग्जाम्पल है इसलिए निकालना है, तो फीमर पे लगने वाला प्रेशर हो जाएगा एफ अपॉन एरिया। और देखिए बेटा यहाँ पर इन्होंने निकाला भी है, एफ अपॉन एरिया करके इन्होंने फाइंड भी किया है, और एफ अपॉन ए करके जब उन्होंने फाइंड किया है, तो ये वाली वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे सिर्फ mg हो जाएगा, और एरिया का मतलब हो गया बेटा, आपको एरिया कुछ दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। आराम से कर लेंगे ना। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। बेटा हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। ये आप जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है, आप जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन में एक कार को लिफ्ट करना है, कार लिफ्ट है, कंप्रेस्ड एयर exert a force F1 on the small piston having a radius of this pressure is transmitted, प्रेशर ट्रांसमिशन हो रहा है, और प्रेशर ट्रांसमिशन आपके एनसीईआरटी में, मैं बता देता हूं कि आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली प्रेशर ट्रांसमिशन एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली बेटा गिवन है, और हाइड्रोलिक्स ब्रेक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोलिक में प्रेशर ट्रांसमिशन का एक आपको डायग्राम, बहुत ही प्यारा डायग्राम आपको दिया गया है, जिसमें कार को लिफ्ट करके उन्होंने इस तरह का डायग्राम बनाया है बेटा। और देखिए बेटा ये उन्होंने इस तरह का डायग्राम बनाया है, और इस तरह का ये हमारे पास यहां पर हमारी बेटा कार, राइट राइट, और बेटा हमारी जो कार है इसको हमें अपलिफ्ट करना है ना, उठाना है। अब इन्होंने क्या कहा है कि कार लिफ्ट कंप्रेस, है ना। तो बेटा यहां पे इन्होंने कहा है कि सेकेंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज गिवन, कैलकुलेट F1। हमें F1 की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताएं आपको, जितना बेटा आप यहां से लगाओगे, फोर्स लगाओगे, है ना, ये आ जाएगा एरिया A1। जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये इक्वली ट्रांसमिट होता है यहां पे। तो प्रेशर हमेशा इक्वली ट्रांसमिट होता है, और इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर आपको देता है कैलकुलेशन फोर्स के लिए निकालने के लिए, या वेट को लिफ्ट करने के लिए। फॉर्मूला आपको क्या लिफ्ट करना है,
सबसे पहले एक्सर्ट फोर्स F1 ऑन द स्मॉल पिस्टन हैविंग रेडियस गिवन है। और एक बात बताएं, कार को कितना तो बेटा हमें F1 की वैल्यू निकालनी है और A1 अपॉन A2 और बेटा F2 की वैल्यू यानी कार का वजन हो जाएगा mg है ना। mg कितना, m कितना दिया है, तो हमें बेटा यहां पर, और एरिया, एरिया जानते हैं पिस्टन का ये वाला एरिया, तो इसकी जगह पे आ जाएगा पाई, और इन्होंने रेडियस दी है तो पाई आर स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा बेटा पाई R2 स्क्वायर, पुट कर दीजिएगा तो पाई बेटा R1 स्क्वायर, राइट। तो क्या करेंगे, R1 अपॉन R2 और पाई पाई कैंसिल, और बेटा F2 की वैल्यू पाई पाई कैंसिल। R1 गिवन है बच्चों, R1 गिवन है बच्चों, R2 गिवन है, R2 गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, पुट कर लेंगे। और F2 की वैल्यू फाइंड कर ली है हम लोगों ने, F2 की वैल्यू यहां से आएगी mg करके, तो पुट करेंगे तो F1 आ जाएगा। हमारा एनसीईआरटी का ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में कहता है कि अप्रोक्स F1 की वैल्यू आ रही है 1.7 यानी कि 1470 न्यूटन। F1 की वैल्यू आ रही है 1470 न्यूटन। ओके बच्चों, देखो ये वैल्यू आ रही है F1 की 1470 न्यूटन, राइट। तो कैलकुलेट हो गया। व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, कितना प्रेशर जरूरी है ये टास्क को पूरा करने के लिए, तो कितना जरूरी, मतलब कार को लिफ्ट करने के लिए फोर्स जरूरी निकाल दिया। अगर आपको प्रेशर जरूरी निकालना है तो P1 आ जाएगा F1 अपॉन A1, और F1 अपॉन A1 का मतलब F1 अपॉन पाई और R1 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, F1 पता चल गया, पाई मालूम है, R1 की वैल्यू ये है, यहां पे पुट कर देंगे, ये R1 है, और हमारा कैलकुलेट करके आंसर आपका आ जाएगा 1.9 10 की पावर 5 पास्कल। सॉल्व करके ये आएगा 1.9 10 की पावर 5 पास्कल। आई थिंक ये लॉ है आपका पास्कल्स लॉ, जिसमें इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर होता है, और हम लोग इनकंप्रेसिबल या आइडियल लिक्विड लेते हैं, और बेटा हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को करके जाएंगे, जरूर करके जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं बच्चों। ये देखिएगा, अब देखिए बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन यहां पर आया है। क्या हमसे कहता है बेटा इस क्वेश्चन में, बेटा हमसे कहता है कि ब्लड वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ब्लड वेलोसिटी है ना, एंड द फ्लो ऑफ द ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ anesthetized dog is diverted through a वेंचुरीमीटर। ओके, वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन है। ओके बेटा, द वाइडर पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर, एक्चुअली क्या होता है वेंचुरीमीटर में, ये कंडीशन आती है बेटा, ये A1 है मेरे प्यारे बच्चों, और ये पतला सा पाइप लिया है ना, ये आपका, तो ये बेटा एक आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो वेंचुरीमीटर हमारा इस तरह का इक्विपमेंट होता है, राइट, इस तरह का इक्विपमेंट होता है बेटा। तो अब वेंचुरीमीटर में इन्होंने कहा है कि ब्लड को डाइवर्ट किया जाता है, द वाइडर पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी, एंड एरिया गिवन है, नैरो पार्ट का एरिया यानी A1 की वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है 8 mm स्क्वायर, नैरो वाले पार्ट के लिए A2 की वैल्यू गिवन है बाबू 4 mm स्क्वायर, राइट बच्चों। एंड द प्रेशर ड्रॉप इन आर्टरी, और बेटा प्रेशर यानी कि प्रेशर ड्रॉप का मतलब जानते हैं, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये प्रेशर ड्रॉप आ गया, तो ये प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा ρGH। तो अगर कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है मेरे बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट में ये बात आपको बहुत अच्छे से बताई गई है, और मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 250, 250, 257 और 257 में एनसीईआरटी में ये चीज आपको लिखी है बेटा, जस्ट ए मिनट। एनसीईआरटी में पेज नंबर 261 और पेज नंबर 261 में आपको बेटा यहाँ पर ये जो उन्होंने समझाया है यहाँ पे वेंचुरीमीटर का डायग्राम, और वेंचुरीमीटर के डायग्राम में ये बात यहाँ पे समझाई है, और इसमें केवल एक काम करिएगा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये कि जब हमारा ब्लड यहां से एंटर करता है, जब ब्लड हमारा यहां पर
एंटर करेगा। तो वेलोसिटी वेलोसिटी जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जहां वेलोसिटी कम हो जाएगी बेटा वहां पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब आपका लिक्विड यानी कि आपका बेटा जो ब्लड है वो यहाँ पे ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, यहाँ पर कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो एक हो सकता है कि क्वेश्चन आपका वेंचुरी मीटर पर डायग्राम पे आ जाए, जहां पर मोटी आर्टरीज और जहां पे पतले में प्रेशर का लेवल ऊपर नीचे करके सवाल पूछा जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, इधर ज्यादा हाइट हाइट तक रहेगा, इधर कम हाइट तक रहेगा, और आपके पास बेटा ये वाला जो डिफरेंस है इसी को कहेंगे डेल्टा पी, यानी कि प्रेशर का चेंज। और एक बात याद रखेंगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला आता है डायरेक्ट वेलोसिटी निकालने का, आपके पास आता है A2, और A2 आता है और अंडर रूट तो अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आता है। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आता है बेटा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, है ना, तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर और नीचे हम डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वाटर की डेंसिटी या ब्लड की डेंसिटी आपको इन्होंने कहीं पर दी गई है, डेंसिटी ऑफ ब्लड, डेंसिटी ऑफ ब्लड। देखो, वी टेक द डेंसिटी ऑफ ब्लड फ्रॉम द टेबल, और वो डेंसिटी ऑफ ब्लड आपको लेनी है और आपको गिवन होगा एग्जाम में। तो आप अगर इसको डेंसिटी के टर्म्स में पुट करेंगे बेटा आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स रो जी एच डिवाइडेड बाई, और बेटा इससे सॉल्व करेंगे तो रो इधर ले आएंगे और ये आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बच्चों मैं आपको बात बताऊं कि ये वाली वैल्यू मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू आपको पहले से पता है। इन्होंने कहा है कि प्रेशर ड्रॉप होता है आर्टरीज में, मतलब मोटे पाइप से पतले पाइप में जब आएंगे तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, यही वेंचुरी मीटर है। और वो 24 पास्कल दिया गया है, तो इसकी वैल्यू 24 पास्कल दी गई है बेटा। रो की वैल्यू डेंसिटी ऑफ ब्लड दिया है A1 और A2, हमको A1 की वैल्यू दिया है, A2 की वैल्यू दिया है। आराम से निकाल लोगे आंसर, आराम से आ जाएगा। और इन्होंने आपको V1 की वैल्यू इसी फॉर्मूले को लगाकर 0.123 मीटर पर सेकेंड दी है, तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे V1 की वैल्यू 0.123 मीटर पर सेकेंड हमको वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चों, चलें आगे बढ़े, हम लोग नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये कहते हैं इस क्वेश्चन में, कहते हैं मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया इज कनेक्टेड टू 0.01 kg mass via string that passes over ideal pulley, consider massless and frictionless, and हमसे कह रहा है liquid with film thickness 0.3 mm and placed between the block and the table, when released the block move to the right, एंड कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से हमारा ब्लॉक अगर आगे जा रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक बात समझ लीजिएगा, आपको यहां पर केवल एक काम करना है कि शियर मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपका किस जगह पर है देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 263 पर है। तो केवल एक काम करिएगा, टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करिएगा। तो आपको टेंशन डोरी में कितना दिया है बेटा, सीधे सीधे mg है, और आपको m की वैल्यू गिवन है और आपको g की वैल्यू है। मैं आपको कैलकुलेट करके 0.010 बेटा g की वैल्यू 10 और सॉल्व करेंगे। 9.8 इन्होंने लिया है एनसीईआरटी में, और सॉल्व करेंगे तो 9.8 10 की पावर माइनस का 2 न्यूटन आ रहा है। राइट बेटा, टेंशन निकल आएगा तो आप निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। शियरिंग स्ट्रेस जब फाइंड करेंगे तो शियरिंग स्ट्रेस कितनी आ जाएगी बेटा, शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की कितनी वैल्यू है, यानी कि टेंशन 9.8 10 की पावर माइनस 2, और एरिया कितना है बेटा, आपको दिया है 0.10, तो 0.10 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने कहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करिए। मेरे बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर फाइंड करते हैं, इन्होंने कहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी ईटा निकालना है हम लोगों को। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर बेटा एक स्ट्रेन और फाइंड कर लेते हैं, स्ट्रेन की वैल्यू। तो स्ट्रेन की वैल्यू जब निकालेंगे तो स्ट्रेन का जो रेट हमारा आ जाएगा, आपको पता है
कि यहां पर कितनी वेलोसिटी से हमारी, देखो बेटा यहां पर दिया है कि अगर हम लोग ब्लॉक को मूव करते हैं राइट साइड में तो कांस्टेंट स्पीड दे रखी है v, कांस्टेंट स्पीड दे रखी है v। तो v पता है क्या होता है बेटा? डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम, है ना, डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम। तो अब अगर हम छोटा सा एक काम कर लेते हैं कि हमको लंबाई दी गई है लिक्विड के फिल्म की और वो दी गई है, तो ये ओरिजिनल लेंथ दी गई। अगर आप स्ट्रेन फाइंड करते तो चेंज इन लेंथ अपॉन आ जाता ओरिजिनल लेंथ। लेकिन वेलोसिटी ये बताती है डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम में d बाई डेल्टा टी कर देते हैं, यानी ये वेलोसिटी आ जाती है, इसी को v ले लेते हैं बेटा हम लोग, और ये आ जाता है l। इसका मतलब हम स्ट्रेन का रेट निकाल लेते हैं, और प्यारे बच्चों स्ट्रेन का जब रेट निकालेंगे तो v बाई एल आ जाएगा, और इसी स्ट्रेन के रेट को जब हम पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई रेट ऑफ स्ट्रेन। तो एक यहां पर इन्होंने बात बड़ी अच्छी सी डिफाइन की है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 263 पर इन्होंने इस बात को डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन करिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन उन्होंने डिफाइन किया है। और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड के केस में स्ट्रेन का रेट निकाला है, पेज नंबर 263। सारे बच्चे एनसीईआरटी खोलेंगे, स्ट्रेस अपॉन v बाई एल करेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है स्ट्रेन, और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी हमारा वी हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड, है ना। और वो हमारी डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम कितनी दे रखी है हमारी, 0.085, यानी कि ये वेलोसिटी दे रखी है, तो v बाई एल हो जाएगा, v बाई एल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज के सेशन में। मैं जानता हूं कि ये वाला जो नया फॉर्मूला आपके दिमाग में जरूर जाना चाहिए। और पेज नंबर क्या है, 263। लर्न करिएगा, लर्न करिएगा, फिर ना कहिएगा आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट वाले पे बेटा आ जाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये हमारा, ब्लैक स्मिथ वाला सवाल है, और सारे बच्चे इस सवाल को जानते हैं, इस क्वेश्चन को जानते हैं बेटा। ये इन्होंने क्या कहा है, देखो कि एक ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ वुडन व्हील, यानी कि आयरन की रिंग है और एक हमें वुडन व्हील दिया गया है। इसको अगर दूसरा कलर ले लो तो क्या दिक्कत है भाई, है ना, तो दूसरा कलर ले लीजिए। ये हमें वुडन व्हील दिया है बेटा, और ये हमारी आयरन की रिंग दी है। डायामीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग, रिम का डाया कितना दिया है, ये दिया है 243, 5.243, है ना। तो बेटा ये दिया है 5.243 मीटर, और ये कितना दिया है बेटा, ये दिया है 5.231 मीटर। ये आयरन की है, ये लकड़ी की है, रिम है। अब इन्होंने कहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा का पूरा हमारा कार्यक्रम है। एक बात बताओ बेटा, है जैसे मान लीजिएगा ये हमारी रिंग है ना, रिंग पहने वहने नहीं है, मान लीजिए ये रिंग है ना। तो अगर हम लोग एक काम कर देते हैं कि हम लोग बेटा एक आयरन की रिंग ले लेते हैं, और आयरन की रिंग को हमें किसी लकड़ी पे चढ़ाना होता है, तो हम लोग आयरन की रिंग है और लकड़ी पे चढ़ाएंगे तो ऐसे करके खींच के चढ़ा सकते हैं, आयरन खींच तो सकते नहीं है, तो हम लोग रबर बैंड को जब लगाते हैं तो खींच लेते हैं, है ना। और आयरन में क्या करेंगे हम लोग, आयरन में गर्म करेंगे इसको, लकड़ी को गर्म तो कर नहीं सकते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट पे यानी थर्मल प्रॉपर्टीज पे, थर्मल एक्सपेंशन का सवाल है, इसमें हम इसको गर्म करेंगे, यानी कि सीधे एक फंडा है बेटा मेरे बच्चों कि हम इसको गर्म करेंगे और डेल्टा टी टेम्परेचर से गर्म करेंगे, तो चेंज इन डाया, लीनियर एक्सपेंशन, ओरिजिनल डाया इसका जिसको गर्म करेंगे, और अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ओरिजिनल डाया है 5.231, और अल्फा की वैल्यू आयरन के लिए दी है, नहीं दी है 1.2, अल्फा की वैल्यू दे देते हैं 1.2 10 की पावर -5,
और डेल्टा टी फाइंड कर लीजिएगा। डाया का चेंज, इन दोनों में डाया का चेंज कितना है बताइए, डाया का चेंज कितना है दोनों के डाया का चेंज, तो 5.243 माइनस 5.231, तो आपका डाया का चेंज आ जाएगा ये वाला। तो बेटा हम 0.012 पुट करेंगे, डेल्टा टी फाइंड करेंगे, यहां से वैल्यू निकाल देंगे। एनसीईआरटी ये कहती है कि हमारी ये वाली वैल्यू जो आई है वो हमारी वैल्यू ये वाली लगभग लगभग बेटा आ गई है, अप्रोक्स आ गई है एनसीईआरटी में। तो 191 के आसपास ये वैल्यू आ रही है बेटा, 191 है ना बेटा, हमारी वैल्यू आ रही है 191। तो 191 हमारी जो वैल्यू आ रही है बेटा, दिस इज 191। तो 191 अगर आ रही है वैल्यू, तो 191 डिग्री सेल्सियस है। और आपको मालूम है क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर जहां तक गर्म करेंगे। तो आपने जो रिंग का टेम्परेचर चेंज निकाला है, और अगर रिंग का टेम्परेचर हम निकालें कि कहां तक गर्म किया है, तो हमारे पास आ जाएगा टी फाइनल, ये आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी, इनिशियल टेम्परेचर 27 है और डेल्टा टी 191 है। तो प्यारे बच्चों 218 आंसर आ रहा है, तो 218 ये सवाल मुझे लगता है कि उम्मीद है, हो सकता है कि ये आपका आ जाए। ठीक है, तो चलो बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है। आइए, कहते हैं कि स्फेयर को, जो हमारा मास गिवन है एल्यूमिनियम का बना हुआ है, सफिशिएंट टाइम तक हम किसी बर्तन में रखते हैं जो, और बॉइलिंग वाटर में रखते हैं जब तक ये 100 डिग्री पर ना आ जाए। तो स्फेयर को पानी में रखा, मास स्फेयर का गिवन है 0.047, और फ्यूचर डॉक्टर्स इसका टेम्परेचर गिवन है स्फेयर का, और वो गिवन है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहते हैं कि हम पानी में रख के गर्म किया है, फिर कहते हैं देन इमीडिएटली हम इसको ट्रांसफर करते हैं कॉपर कैलोरी मीटर में कंटेनिंग वाटर, यानी कि ये वाटर आपका कहाँ रखा है, कैलोरी मीटर में भरा है। तो कैलोरी मीटर या बर्तन जो होता है, जब भी कभी आ जाए तो मेरे बच्चों थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा एक बैक फुट पे रहिएगा। और ये बहुत ही प्यारा आपका बेटा, यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है, और वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, ये साफ साफ समझिएगा कि हमको कैलोरी मीटर में एक बात यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, कैलोरी मीटर यानी बर्तन दिया जाएगा तो वाटर इक्विवेलेंट या थर्मल हीट कैपेसिटी के बारे में आपसे कहेगा, है ना। तो इन्होंने देखो कुछ ऐसा ही कहा होगा। और कंटेनिंग वाटर एंड 20 डिग्री सेल्सियस, तो देखो ट्रांसफर टू 0.14 कॉपर कैलोरी मीटर, तो देखो क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, वाटर कितना है 0.25 kg 20 डिग्री पर, कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री है, और बेटा 0.14 kg कैलोरी मीटर का मास है। तो ये दोनों एक ही साथ हैं। अरे यार, गिलास अगर हम बॉटल है, बॉटल में पानी ले लेते हैं, गिलास अगर होता है तो जो टेम्परेचर वाटर का होगा वही टेम्परेचर गिलास का होगा। कंटेनर है तो टेम्परेचर दोनों के सेम है बेटा, तो सिंपल सा काम हो गया। अब ये हीट दे रहा है और ये हीट ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट बाई स्फेयर इक्वल टू हीट गेन। कौन कौन हीट गेन करेगा, कॉपर भी गेन करेगा, और कौन करेगा बेटा, कैलोरी मीटर भी करेगा। दोनों करेंगे, दोनों में ms डेल्टा टी आ रहा है, दोनों में चेंज इन टेम्परेचर होगा, दोनों में। और बेटा लॉस टेम्परेचर कौन करेगा, यानी कि हमारा हीट देने वाला कौन है, स्फेयर। इक्वेशन क्या बनेगी, तो कितने बच्चों को इक्वेशन क्लियर हो गई, ये स्फेयर एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम का स्फेयर है, तो m इंटू एल्यूमिनियम का स्फेयर 0.047, स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की, और टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर हमारा मिक्सचर का आ रहा है 23 डिग्री, मिक्सचर का टेम्परेचर आ रहा है 23 डिग्री का, है ना। तो ये आ गया 100 माइनस 23, 100 माइनस 23 आया। और बेटा एम वाटर का दिया है 0.25, और स्पेसिफिक हीट वाटर की पता है बच्चों, है ना। और डेल्टा टी की वैल्यू 23 माइनस 20, तो 23 माइनस 20 आ जाएगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, साफ साफ यहाँ पर क्या दिया है बेटा, प्लस
मास ऑफ कैलोरीमीटर 0.14, स्पेसिफिक हीट कैलोरीमीटर का, बेटा कैलोरीमीटर किसका बना है, कॉपर का, और कॉपर की स्पेसिफिक हीट, तो क्वेश्चन में कॉपर की दी जाएगी, क्वेश्चन में वाटर की दी जाएगी, स्पेसिफिक हीट ये दोनों गिवन होगी, और बेटा ये दोनों गिवन होगी, लेकिन पूछा जाएगा एल्यूमिनियम की। तो प्यारे बच्चों स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की पूछी जाएगी, लेकिन कॉपर की और बेटा आपको बेटा ये वाटर की दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों एक काम करना, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, प्रोडक्ट कर लेना, ये निकल आएगा। आप बोलो आ जाएगा? तो एक बात ध्यान, बड़ा सा सवाल एनसीईआरटी में है, लेकिन काम की बात तो केवल यह है कि हम स्फेयर ऑफ एल्यूमिनियम को कितनी देर तक रखा, हमने स्फेयर ऑफ एल्यूमिनियम को कितनी देर तक रखा, हमने स्फेयर ऑफ एल्यूमिनियम को रखा है बेटा कि वो हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर ऑक्यूपाई कर ले, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब तक नहीं हो जाता तब तक पानी में गर्म करते में रखे रहिए। तो हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं बेटा। तो बहुत ही अच्छा हमारा अगला सवाल है, देखिए क्या दिया है अगले सवाल में। और अगले सवाल में बेटा एक बात यहां पर बहुत ही अच्छी दी हुई है, क्या कि ये कहना चाहते हैं कि अगर हम 0.15 केजी आइस जो लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, मिक्स्ड विद 0.3 केजी ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन कंटेनर, द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज गिवन। तो प्यारे बच्चों अगर आइस को वाटर के साथ मिक्स किया जाए, और आपको आइस का मास दिया है 0.15 केजी, और बेटा आपका आइस का टेम्परेचर 0, और वाटर का मास दिया है 0.30 केजी, वाटर का टेम्परेचर दिया है 50, और सबसे अच्छी बात इन्होंने मिक्सचर का टेम्परेचर कितना दिया है 6.7, और उन्होंने बोला है डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हीट गेन करेगा, ये हीट गेन करेगी आइस, और बेटा ये आपका हीट लॉस करेगा। तो बच्चों एक काम करना है कि हीट गेन बाई आइस, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस हम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आइस को लाना होगा 6.7 के वाटर में, क्योंकि 6.7 पे तो वाटर ही होगा। तो सबसे पहले आइस हमारी क्या हो जाएगी, सबसे पहले देखिएगा आइस क्या हो जाएगी, सबसे पहले देखिए आइस क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले आइस हमारी 0 डिग्री से 0 डिग्री के वाटर में आएगी, फिर 0 डिग्री का वाटर हमारा वाटर 6.7 डिग्री का हो जाएगा, और बेटा बाद में हमारा वाटर इधर से हीट लॉस करेगा, जो 50 डिग्री से कहां तक लॉस करेगा, 6.7 डिग्री तक लॉस करेगा। तो ये m इंटू एल एफ निकालना है, m इंटू एस डेल्टा टी और इक्वल टू m इंटू एस डेल्टा टी। क्या नहीं पता है, सब तो पता है हम लोगों को, सब ठीक चल रहा है, सब तो पता है हम लोगों को। बेटा ये निकालना है बच्चों, यहां पर हम लोगों को ये वैल्यू निकालनी, और क्या मास ऑफ आइस दिया है, यस ये दिया है, ये दिया है, सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट वाटर की कैलोरी में 1 रहेगी, डेल्टा टी हमको पता चल गया, बेटा मास हमको वाटर का दिया है, स्पेसिफिक हीट वाटर की मालूम है, चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करने पर हमारा राइट आंसर इसका आ जाएगा अप्रोक्स 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 एल एफ की वैल्यू आ रही है 3.34 10 की पावर 5 जूल पर केजी आ रही है। हो गया, डन, क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। तो चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं बच्चों, और अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड। देखो इसका लेआउट समझ लीजिए बेटा, कह रहा है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 केजी ऑफ आइस -12 पर है स्टीम में बनाना है। तो बेटा आपकी आइस को -12 डिग्री सेल्सियस से आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार देखकर जरूर जाएंगे। तो टोटल हीट कितनी दी जाएगी, सबसे पहले आइस हमारी -12 डिग्री सेल्सियस से आइस मेल्टिंग पॉइंट पर जाएगी, सबसे पहले आइस मेल्टिंग पॉइंट पर ले जाएंगे, फिर प्लस करेंगे जब आइस हमारी 0 से आइस हमारी वाटर 0 पे जाएगी, फिर प्लस करेंगे वाटर हमारा क्या करेगा 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, और फिर प्लस करेंगे वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम में कन्वर्ट होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में मेरे बच्चों यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू आएगा यहां पे आपका
टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा, आइस की स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल होगी, ये स्टेट बदलेगी, m इंटू एल एफ लिया जाएगा, ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, m इंटू एस वाटर का इस्तेमाल करेंगे, और ये स्टेट चेंज करेंगे, m इंटू एल वी। एवरीथिंग यू नो, आपको सब दिया है। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है वाटर की स्पेसिफिक हीट एस डब्ल्यू दिया है बेटा, एल एफ की वैल्यू दी है बेटा, इन्होंने स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया है, इन्होंने एस आइस दिया है, एंड बेटा एस डब्ल्यू दिया है, ये एल एफ दिया है, और बेटा ये एल वी दिया है। चारों वैल्यू इंपॉर्टेंट है। चारों वैल्यू का मतलब कौन सा हुआ, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, और एक वैल्यू ये। सारी बातें तो पता है, मास तो वही रहेगा जितना मास हमने आइस का लिया था। तो कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड सारे बच्चे फाइंड कर लेंगे, और इसका राइट आंसर आप लोगों का, फाइनली आप लोग इसका राइट आंसर निकाल लेंगे। और बेटा राइट आंसर हम लोगों का 9.1 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। 9.1 10 की पावर 6 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, अब जैसे ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है ना, एनसीईआरटी का है। तो मैंने अब जैसे लास्ट में क्या पढ़ के जाएं सर, हम क्या पढ़ के जाएं, बताइए सर क्या पढ़ लें। अरे भाई फॉर्मूले रिवाइज करो और कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे अच्छे। तो देखिए बेटा इन्होंने कहा पैन फिल्ड विद हॉट फूड, एक खाना गर्म करके रखा है और खाना हमारा ठंडा होता है 94 डिग्री सेल्सियस से, और ये 86 डिग्री सेल्सियस होता है 2 मिनट में। तो ये जब हमको कह देगा ना 2 मिनट में ये काम हो रहा है, और रूम का टेम्परेचर कितना दिया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, θ1 माइनस θ2 अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू के कांस्टेंट आता है, और θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई बेटा 2 आएगा, माइनस का थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर आएगा। तो दो कंडीशन दी जाएंगी एवरी टाइम। तो बेटा पहला हमारा आ जाएगा 94 माइनस 86 अपॉन 2 मिनट आएगा, और के आ जाएगा 94 प्लस 86 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, माइनस का टेम्परेचर सराउंडिंग का, इक्वेशन नंबर 1। अब कहते हैं कि हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा टू कूल फ्रॉम 71 टू 69। बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों, 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस में टाइम कितना लगेगा निकालना है। इक्वेशन 2 बना लो, 71 69 टाइम निकालना है, 71 माइनस 69 अपॉन 2 माइनस 20। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इनको डिवाइड कर दीजिए, और आपको सब समझ में आ गया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम लोगों ने एंड 2 करके भी किया था, और ये तो सिंपल सिंपल दिया है 71 से 69। इसमें दो टेम्परेचर पहले दिए हैं, 94 से 86, 71 से 69, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एंड 2 कह देगा तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमारी बात खत्म हो रही होती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बॉडी हमारी 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है, टाइम लगता है 10 मिनट का। एंड 2 45 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 60 से 45 डिग्री सेल्सियस में टाइम लगेगा। तो आप समझ लीजिए एन टू कहाँ से, एन टू लगा होगा या नेक्स्ट लगा होगा, तो हम वहीं से शुरू करेंगे जर्नी को, अगले स्टेप को। और जब तक दो इक्वेशन नहीं बनेंगी तब तक काम बनने वाला नहीं। ओके, तो आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसमें हम लोग आंसर आराम से निकाल लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला। और इन्होंने एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इन्होंने दे रखा है बेटा, क्या कहा है कि फ्लास्क में आर्गन दिया है और क्लोरीन दिया है। मतलब आर्गन है मोनो और क्लोरीन है डाया, और कहते हैं रेशियो दिया गया है, मास टेम्परेचर दिया है दोनों का सेम, और ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एनसीईआरटी में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके मैं ये बात समझाए दे रहा हूं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एनसीईआरटी में मैं बात को बहुत अच्छे से क्लियर करके मैं इसको पढ़े दे रहा हूं। सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका पॉसिबल है, हो सकता है कि ये आ जाए।
अब देखो बेटा, इन्होंने बोला है ऐसे, इन्होंने कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं बात अपने उस क्वेश्चन की ओर करता हूं जो हमें इन्होंने काइनेटिक एनर्जी पर लिया, और इन्होंने देखो पेज नंबर 328 से उन्होंने समझाया है, और 330 पर उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके और एग्जाम्पल दिया है। कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस, एनी आइडियल गैस, इट विल बी मोनोएटॉमिक या डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, साफ साफ लिखा है, हमेशा 3/2 kT होती है। तो सारे बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई बच्चा हमारा हाफ KTF नहीं लगाएगा। नहीं तो आप F मोनो के लिए, F डाया के लिए, F पॉली के लिए कुछ भी रख सकते हो। आप F रखोगे मोनो के लिए 3 आएगी, डाया के लिए 4 आएगी, पॉली के लिए बेटा। तो इसका मतलब है कि हम ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, ये तो प्योर काइनेटिक एनर्जी आ रही है जिसमें रोटेशन भी आ रहा है। लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब फाइंड करते हैं तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और उसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली लाइन में आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी में तीनों गैस में केवल यही फॉर्मूला लगेगा, और क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो चाहे मोनो हो, चाहे डाया हो, चाहे पॉली हो, हमारा आंसर आ जाएगा, पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 1:1, यानी कि हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:1 रहेगा। और बेटा हमसे कह रहा है कि आरएमएस वेलोसिटी, तो आरएमएस वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से फाइंड कर लेंगे, हाफ वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करके आप सभी लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आराम से फाइंड कर लेंगे। लेकिन फंसेगा मामला तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आप हाफ KTF करके निकालते हो, और एफ की वैल्यू 3, 5 और 6 रख लेते हैं, लेकिन वो यहां नहीं रखेंगे, यहां पे एवरेज बोला है तो एवरेज में हम 3/2 KT लेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा, एस्टीमेट मीन फ्री पाथ। तो बेटा लर्न कर लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बोल दे रहा हूं कि मीन फ्री पाथ सारे बच्चे मैंने पढ़ाया है, तो मीन फ्री पाथ अपनी कॉपी पे जल्दी से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा मीन फ्री पाथ को तैयार करेंगे, रेडी करेंगे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फॉर्मूला दिया है बच्चों। और देखिएगा, सिंपल सा आपको दिया गया है यहां पे क्वेश्चन में, एक लास्ट क्वेश्चन दिया है। इन्होंने कहा है, क्या कहा है बेटा, इन्होंने कहा है एवरेज, ऑन एवरेज ह्यूमन हार्ट जो बीट करता है हमारा, तो कहता है 75 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 75 टाइम्स। तो 75/1 मिनट यानी पर सेकेंड फाइंड करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हार्ट बीट। तो बेटा हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं जो पर सेकेंड आएगी, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं जो हमारी बेटा पर सेकेंड आएगी, और हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं जो वैल्यू हमारी बेटा यहाँ से निकलेगी। तो प्यारे बच्चों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जितने भी हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी हमारे बेटा जो ब्लू कलर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनको हम लोग कभी कभी क्या होता है पढ़ के जा नहीं पाते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है अगर साल भर, तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो बच्चे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं बेटा, वो बच्चे हमारे एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं पढ़ी है, तो वो बच्चे एक काम कर सकते हैं कि कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और इस वीडियो को देखकर आप एक काम करिएगा कि इन क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल्स को देखकर जाना मत भूलिएगा। बच्चों एक बात अच्छे से देख लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करके ले जाएंगे, यानी कि हमारी जितनी भी तैयारी पहले से हम लोगों ने तैयारी की है, बहुत पढ़ाई की है, तो उनमें से फॉर्मूले, बहुत से कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं एग्जाम के समय में कभी कभी स्लिप होने लगते हैं। तो जब फॉर्मूले हमारे एग्जाम के समय में स्लिप होने लगते हैं तो हमें अपने आप को कैसे रोकना है, ये बात ध्यान रखने की है। तो आज के सेशन में इतना ही, और महा मैराथन में फिजिक्स में जुड़िएगा, और हम लोग महा मैराथन में बहुत अच्छे से बेटा करेंगे, और फिजिक्स से डरिए नहीं। एफएलटी में थोड़े बहुत नंबर कम आ रहे हैं, डोंट वरी, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, यू विल बी, मतलब यू विल बी विनर। आप बिल्कुल अच्छे से जुटे रहिए, लगे रहिए, और मैंने हमेशा आपसे बोला है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू बेटा।